ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज क्योंकि मैंने ये नोट्स शेयर कर दिए हैं नेहा से, नेहा आप लोगों से शेयर कर लेगी। और आज क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, अब ये कुछ ये जो लाइक इस वीक और माइट बी नेक्स्ट वीक मुझे ज़रा एडमिशन्स का काम है, तो मैं ज़ूम पे नहीं रिकॉर्डिंग लेक्चर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो है वो हमने ये भी चीज़ें पढ़ ली हैं, स्कोप भी हम स्कोप पढ़ रहे थे। अच्छा ठीक है। अच्छा, पर्सनल एस्पेक्ट को हमने पढ़ लिया था, हमने वेलफेयर को भी पढ़ लिया था। इंडस्ट्रियल, दिस कवर्स यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम इम्पोर्टेंस को पढ़ रहे थे। अच्छा ठीक है। एट इंडिविजुअल लेवल हमने इसको एंटरप्राइज लेवल पे हमने पढ़ लिया था। एट द इंडिविजुअल लेवल इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट अमंग्स एम्प्लॉय। लाइक इंडिविजुअल लेवल पे एचआरएम जो है वो प्रमोट करता है टीम वर्क को और टीम स्पिरिट को अमंग एम्प्लॉयज़, कि किस तरह से आपको टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, टीम में काम कैसे करना चाहिए और किस तरह से टीम वर्क से काम बेहतर बनता है मिल के काम करने से, ठीक है। इट ऑफर्स एक्सेलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल हु हैव पोटेंशियल टू राइज। अच्छा, अब वो लोग जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं या जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनमें कैपेसिटी है इतनी, जो टैलेंटेड होते हैं, ये एचआरएम की कोशिश होती है कि वो उनको जो है वो प्रोवाइड करे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। इट अलाउज़ पीपल टू वर्क विद डिलिजेंस एंड कमिटमेंट, ठीक है। अब ये लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनमें कमिटमेंट, सेंस ऑफ कमिटमेंट पैदा करते हैं और उनको कि किस तरीके से, या लोगों को तैयार करते हैं कि किस तरीके से वो डेडिकेशन के थ्रू काम कर सकते हैं, ठीक है। कि लाइक आपकी वर्क कमिटमेंट जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी लेवल पे क्या होता है, सोसाइटी लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक जितनी अच्छी एक एचआरएम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना अच्छा काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन उतना बेहतर रन करेगी, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा निकलेंगी। सेक्रेट टैलेंट्स आर पुट टू बेस्ट यूज़। अच्छा, वो लोग जो कि जिनमें रेयर टैलेंट होता है, कोशिश की जाती है कि उसको बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा इस अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके, ताकि सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सके, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। अच्छा, अब बेसिकली थोड़ा सा हम इस चीज़ को देखेंगे कि फ्रॉम वेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नीड कहाँ से शुरू हुई, ये सब्जेक्ट, या ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। फ़िलहाल तो हम इसको ऑन जनरल लेवल देखेंगे, बट आगे आपका एक टॉपिक आएगा जिसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले एचआरएम स्टार्ट हुआ और वो किस तरह से स्टार्ट हुआ और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। Okay, industrial revolution. Machines are brought in the production process. Rapid progressing in technology, jobs were more fragmented. Specialization increased, but left workers with dull, boring, and monotonous jobs. Government did very little to protect the interest of the workers. अच्छा, human resource management की need कहाँ से आई? सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़माने की बात जब करते हैं, तो क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीनरीज़ आ गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गया, जॉब्स ऑफ़र ज़्यादा हो गई, स्पेशलाइजेशन का पहले तो ये था ना कि लोग हर तरह का काम कर लेते थे, लेकिन अब क्या किया गया, आगे स्पेशलाइजेशन आ गई कि जो जिस काम में महारत रखता है वही वो काम करे, ठीक है। इस चीज़ ने लोगों को भी एक मशीनरी की तरह बना दिया, उनके वर्कर्स को डल, बोरिंग और एक मोनोटोनियस जॉब बना दी। गवर्नमेंट भी जो थी वो वर्कर्स का इंटरेस्ट इतना प्रोटेक्ट नहीं करती थी, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं देती थी,
तो वहाँ से एक नीड पैदा हुई कि जो इंसान है, जो जिस तरह से अगर मशीन से हम काम ले रहे हैं, मशीन को हम ख़्याल नहीं रखेंगे, मशीन की हम रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे, उस पर ख़र्च नहीं करेंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही इंसान का अगर आप ख़्याल नहीं रखोगे, उसको बेनिफिट्स नहीं दोगे, उसको खुश नहीं रखोगे, उसकी नीड्स का ख़्याल नहीं रखोगे, तो वो भी काम करना छोड़ देगा, उससे भी अच्छा काम नहीं होगा। तो वहाँ से इस चीज़ की नीड आती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नीड आती है कि इंसान की रिसोर्स को किस तरह से संभाला जाए और उसको बेहतरी से बेहतर बनाया जाए ताकि वो अपना फ्रूटफुल आउटपुट दे। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्प्रूव efficiency and speed. F.W. Taylor advocated scientific management. Scientific management is nothing but systematic analysis and breakdown of work into its smallest mechanical elements and rearranging into most efficient combination. Importance of training was also identified. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या चीज़ थी? इससे ये आया कि लोगों में, अच्छा ये जो था बेसिकली F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थेरी जो थी इंट्रोड्यूस करवाई थी, किस लिए? ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी से काम हो सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक सिस्टमेटिक वे में काम करना कहते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक काम को एक सिस्टमेटिक वे में लेके जाया जाए और उस काम को डिफरेंट लेवल्स में ब्रेक डाउन किया जाए। क्योंकि जब आप एक काम को, जैसे हमने कोई काम, लेट्स सपोज हम कहते हैं ना घर में शादी है या रेनोवेशन होनी है या कोई पार्टी, कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, तो उसमें क्या होता है, उसमें काम को एक सिस्टमेटिक वे में लेके जाया जाता है। देखा जाता है कि सबसे पहले किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है। फिर हर कोई छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर देता है कि आज के दिन ये काम करेंगे, 2 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, 3 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इतने लोग इस काम पे लग जाएं, इतने लोग उस काम पे लग जाएं। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक एनालिसिस और ब्रेक डाउन ऑफ वर्क है एक मैकेनिकल वे में, ताकि जब आप इसको छोटा छोटा कर देते हो, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेता है, इसको डेज़ में और आवर्स में डिवाइड कर देते हो, प्रायोरिटी लेवल पे डिवाइड कर देते हो, तो काम क्या होता है? ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब इसको आप बग़ैर प्लानिंग के लेके चलो तो काम मुश्किल और लंबा भी हो जाता है। तो यही चीज़ F.W. टेलर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और उसने ट्रेनिंग की भी, उसने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि लोगों को ट्रेन करना, उनकी हर चीज़ में ट्रेनिंग करवाना कितना ज़रूरी है। ठीक है, फिर ट्रेड यूनियनिज़्म है, ये भी आगे भी फर्दर आएगा। ट्रेड यूनियनिज़्म भी एक ब्रॉडर टॉपिक में भी आगे आएगा। वर्कर्स जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सप्लोटिव टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। TU try to improve work conditions, pay and benefits, disciplinary actions etc. अच्छा, अब ये जो ट्रेड यूनियन है, या आपने जो थ्योरी पढ़ी थी कार्ल मार्क्स की, कि उस टाइम पे क्या होता था कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि कैपिटलिस्ट जो हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो सारा फ़ायदा ले जाते हैं और वर्कर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, वो काम करते रह जाते हैं, उन्हें इतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो फिर ये ट्रेड यूनियनिज़्म जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी, ये जिसको हम यूनियन काउंसिल कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में या लेबर, वो कहते हैं ना लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, ये क्या होती है? हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में ये लोग अपनी एक अलाइंस बना लेते हैं। किस लिए? ताकि वो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट कर सकें कि वो एक्सप्लॉइट ना हो। ठीक है, और ये लोग क्या, किस चीज़ के लिए काम करते हैं? ये वर्कर्स की कंडीशन को बेहतर करने के लिए, उनकी पे बढ़ाई जाए या उनको बेनिफिट्स दिए जाएं। और अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है, कोई मालिक या ओनर जो हैं वो एक्सप्लॉइट करें एम्प्लॉयर्स को, तो उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, ये स्ट्राइक पे जाया जाए। तो ये उसके ऊपर काम करते हैं। फिर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। आफ्टर हॉथरो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय एल्टन Mayo, productivity not only depends on rewards and the job design but also on certain social and psychological
factors also. Human relations movement led to the implementation of behavioral science techniques in industry. अच्छा, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट कहाँ से आई थी? हॉथरो एक्सपेरिमेंट जो कि एल्टन मायो ने किया था, ठीक है। इसका थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है, पर आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये हॉथरो एक्सपेरिमेंट जाके सर्च करना है, इसको पढ़ना है, और आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, अगर तो मैं ये शेयर करती हूँ तो आपने व्हाट्सएप पे सब ने आंसर देना है, अगर मैं गूगल क्लासरूम पे करती हूँ तो वहाँ पे सब ने आंसर देना है, और जो आंसर देगा सिर्फ उसकी अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है, इसने क्या बात की थी कि प्रोडक्टिविटी, देखो आपको जब, अगर हम, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप एक बहुत अच्छी असाइनमेंट बना के आओ और मैं आपको उसके बदले में कुछ भी ना दूँ, या मैं आपको नंबर कम दूँ, या मैं कहूँ ये असाइनमेंट का तो कोई नंबर ही नहीं है, या मैं आपको कुछ भी नहीं दे रही, तो आप अगली बार से उस काम को अच्छे से नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं आपको उसके बदले में कोई रिवॉर्ड दूंगी तो आप अच्छे से करोगे। तो वो यही कहता है कि प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है रिवॉर्ड के ऊपर, ठीक है। एंड द जॉब डिज़ाइन मस्ट ऑल्सो ऑन सर्टन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और वो ये कहते हैं कि जब भी हम कोई जॉब डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टेक्निक्स इन द इंडस्ट्री। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का मकसद क्या था कि वो बिहेवियरल साइंस टेक्निक को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करा सके, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सर्च करके इसको पढ़ना है और इसके कमेंट्स आपने देने हैं, ठीक है। ये ओके, ये आपका आज की क्लास का टास्क है। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच ड्यूरिंग अर्ली 60s पेट मिल्क थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलीजनिस्ट had been largely rejected. Happy workers are productive, or happy cow give more milk. It was recognized that workers are unique and have individual needs. The trend moved towards treating employees as a source or asset emerged. अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, अब आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखो टूवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच ये आ रहे हैं। ड्यूरिंग अर्ली 60s में क्या हुआ, एक ये थेरी दी गई थी पेट मिल्क थेरी की, ठीक है, ऑफ ह्यूमन रिलीजनिस्ट। ये ह्यूमन रिलीजनिस्ट मतलब वो लोग जो कि इंसान को मानते हैं कि, लाइक जो अक्सर आपने सुना हो, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मज़हब इंसानियत है, या इसको हम उसके ऊपर भी ले जाएं, अगर हम बुद्धिज़्म को देखें तो वो भी यही बात करते हैं। तो ये थेरी दी गई थी 60s में, पेट मिल्क थेरी, जो ये कहती थी जो कि बाद में पेट मिल्क थेरी ऑफ ह्यूमन रिलीजनिस्ट हैड बीन लार्जली रिजेक्टेड। बाद में इसको काफ़ी रिजेक्ट किया गया, बट इस थेरी के अकॉर्डिंग हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव, कि वो वर्कर्स जो कि खुश रहते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह हम कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप एक काऊ को अच्छा खिलाओगे पिलाओगे खुश रखोगे उतना ही वो दूध देगी। ये इस थेरी का बेसिक जो क्रक्स था वो यही था कि जितना आप एक गाय को खुश रखते हो, खिलाते पिलाते हो, अच्छा रखते हो, तो वो उतना ही अच्छा दूध देती है। तो वर्कर को भी आप जितना अच्छा खुश रखोगे उतना ही वो अच्छा काम करेगी। तो शुरू में तो इसको रिजेक्ट किया गया, बट बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता इसको रिकग्निशन मिलना शुरू हुई कि वर्कर्स जो हैं वो, हर वर्कर जो है वो यूनिक होता है और हर इंडिविजुअल की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। किसी के लिए मनी इम्पॉर्टेंट है, किसी के लिए फेम इम्पॉर्टेंट है, कोई चीज़, तो हर किसी के लिए बेनिफिट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। द ट्रेंड मूव्स टूवर्ड ट्रीटिंग, और इससे क्या आउटकम आया कि एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मशीनरी, लैंड, कैपिटल, ये रिसोर्सेज हैं, इंसान भी एक बहुत बड़ा एसेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ HRM। अच्छा, ठीक है। ये जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ HRM है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपने इसको रीड आउट करके आना है, ठीक है। ओके क्लास, असाइनमेंट मैंने आपको टास्क मैंने आपको आज की क्लास का बता दिया है, मैं इसको मेंशन भी कर दूँगी, और अटेंडेंस जो है वो इसी बेस पे होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।